अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेंटिलेशन। अब किस तरह हम सांस लेते हैं, ये सांस लंग्स खुद नहीं ले लेते अपनी तरफ अंदर या खुद बाहर नहीं निकाल देते। अब जाहिर बात है सांस अंदर लेने के लिए निकालने के लिए कोई फोर्स चाहिए होगी, कोई पुशिंग फोर्स चाहिए जिससे वो ऑक्सीजन या तो अंदर आए या कार्बन डाइऑक्सीजन बाहर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ये बस इसकी वो शफलिंग हो। तो उसके लिए जो चीज़ हैं दो, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम ये मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा ये एरिया ये मदद करता है लंग्स को। और रिब्स के पास ना रिब्स हैं यहाँ पे, जो हमारी पसलियाँ होती हैं जिस तरह ये हैं, इनके साथ लगे होते हैं हर पेयर जितनी होती हैं ना, इनके साथ सेट होते हैं, 2 सेट होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स के। इंटरकोस्टल मसल्स की 2 टाइप हैं, एक एक्सटर्नल है एक इंटरनल है। तो बस ये मदद करते हैं इंस्पायरेशन इनहेलिंग में और एक्सपायरेशन एक्सहेलिंग में, यानी टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायरेशन। तो इन दोनों में मदद कौन करता है? इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इंस्पायरेशन और दूसरी जो चीज़ है इसकी एक्सपायरेशन। ये दोनों बहुत ही मज़े की हैं अगर हम इनको तरीके से देखें डिफरेंस के ज़रिए से। इंस्पायरेशन टेकिंग इन ऑफ एयर, तो इसका उल्ट हो जाएगा एक्सपायरेशन रिमूवल ऑफ एयर हो जाएगा, इसका रिमूवल ऑफ एयर। अच्छा, इट इज़ द एक्टिव फेज और वो है इट इज़ द पैसिव फेज, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, यहाँ पे कंट्रैक्शन होगी डायफ्राम की और वहाँ पे क्या होगी, इसका उल्ट कर दें रिलैक्सेशन होगी। ठीक हो गया दोस्तों। विच कॉजेज डोम शेप टू लेस डोम, मतलब उसको लेस करेगा, लेकिन वहाँ पे आपने इसका उल्ट कर देना, कॉजेज टू बिकम मोर डोम, यानी ज़्यादा उसको फुला देगा। सही हो गया दोस्तों। यहाँ पे रिलैक्सेशन होगी, वहाँ पे कंट्रैक्शन, यहाँ पे मोर डोम होगा, वहाँ पे लेस डोम होगा। ये दो सारे इसमें फ़र्क हैं, अगर आप एक याद कर लें दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। फिर कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल, यहाँ पे इंटरकोस्टल जो एक्सटर्नल है उसकी कंट्रैक्शन होगी और वहाँ पे क्या होगी, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। और इंटरनल इंटरकोस्टल जो है इसकी यहाँ पर रिलैक्सेशन होगी और वहाँ पे कंट्रैक्शन होगी। फिर इसकी मदद से जो रिब केज है वो अपवर्ड आगे की तरफ और ऊपर की तरफ और फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करेगा। वहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड की जगह आ जाएगा दोस्तों बैकवर्ड, और डाउनवर्ड ऊपर की जगह नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद बोथ दिस रिजल्ट इंक्रीज इन इनर स्पेस। अब ये इनर स्पेस इंक्रीज करेगा, वहाँ पे इसका उल्ट हो जाएगा डिक्रीज इन इनर स्पेस। इसके बाद एयर इंटर, वहाँ पे जो एयर है वो आउट कम्स आउट। यह तो हो गया इसका टॉपिक 14.2.3, आप पढ़ सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के हम सांस लेते किस तरह हैं। अब आगे चलते हैं 14.2.4 रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स, यानी रिस्पायरेटरी यानी जो सांस हम लेते हैं या बाहर निकालते हैं तो उसके कोई वॉल्यूम्स होंगे, कितनी हम ले सकते हैं ऑक्सीजन अंदर या सांस अंदर ले सकते हैं एयर, कितनी बाहर निकाल सकते हैं। तो हम ये यहाँ से अगर आप पढ़ें द अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ इनहेल्ड, कितनी हम अंदर ले सकते हैं, एक्सेल कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं, रेस्ट पे उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, इतना वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम। अब एवरेज टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, यानी इतना एयर का जो एवरेज वॉल्यूम है इतनी हम या तो ले सकते हैं या बाहर एक वक्त में निकाल सकते हैं। लेकिन कोई अगर एक्स्ट्रा एयर हम अंदर ले लें, इनहेल कर लें, तो उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी। इंस्पायरेटरी का मतलब है अंदर की तरफ लेना एयर को, और रिजर्व यानी एक्स्ट्रा, ये क्योंकि हमने एक्स्ट्रा एयर ली थी ना दोस्तों, तो इसको हम कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हाई हो सकता है 3000 मिलीलीटर, इतनी हम अंदर ले सकते हैं। एवरेज कितनी थी 500 मिलीलीटर ही हम लेते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। टोटल कैपेसिटी क्या है 6000 मिलीलीटर। तो ये था रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं 14.2.5 कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। अब जो ब्रीथिंग है सांस लेना, हम एक वेंटिलेशन भी इसको कहते हैं, कंट्रोल किस तरह करें, मतलब कंट्रोल किस तरह होती है। तो दो बातें, एक तो ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल होती है, इनवॉलंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, अगर इसको हम वॉलंटरी बनाना चाहें तो वो किस तरह बनाएंगे वो भी पढ़ते हैं हम। वैसे ये इनवॉलंटरी है, यानी हमारे काबू में नहीं है, खुद ब खुद ये होती रहती है क्या कहते हैं ब्रीथिंग। तो जो ब्रीथिंग सेंटर होता है जिससे हम सांस लेते हैं वो मेड्यूला में लोकेटेड होता है ब्रेन के अंदर, जो इनवॉलंटरी तरीके से ब्रीथिंग करवाता रहता है, खुद ब खुद होती रहती है सांस का जो इनहेल और एक्सहेल होता रहता है। अब इसका जो वेंट्रल पोर्शन होता है, वेंट्रल किसे कहते हैं, पिछला पोर्शन, और डॉर्सल अगला पोर्शन। डॉर्सल इसका पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन। जिसका वेंट्रल पोर्शन है वो ब्रीथिंग सेंटर को एक्ट ऐसा करता है कि ये इंक्रीज करता है, क्या दोस्तों इंक्रीज करता है, इंस्पायरेशन को, यानी अंदर ऑक्सीजन लेने को इंक्रीज करता है इसका वेंट्रल पोर्शन। उसको इंस्पायरेटरी सेंटर इसलिए कहते हैं कि इंस्पायरेटरी अंदर ले रहा है तो इंक्रीज कर रहा है इंस्पायरेशन को। दूसरा, इसको जो पिछले वाला अगले वाला डॉर्सल सेंटर है वो इनहिबिट इंस्पायरेशन, इन इंस्पायरेशन को कम कर देता है, यानी ज़ाहिर बात है एक्सेलरेशन करता है, तो इसको एक्सपायरेटरी सेंटर कहेंगे। एक्सेल कर रहा है, यहाँ पे एक्सेलेशन हो रही है, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो रही है इनवॉलंटरी, जो हमारे दिमाग के अंदर जो मेडुला में सेंटर है। इंस्पायरेटरी सेंटर और रिस्पायरेटरी सेंटर, इसके दो पार्ट्स हैं, फ्रंट बैक। अच्छा, अब अगर हम खुद जिस तरह लोग अपनी सांस रोक लेते हैं
तो वो इस मदद से हम कर सकते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। हम खुद अपनी सांस रोक सकते हैं, इस तरह पर्सन में स्टॉप ब्रीथिंग बस, लेकिन ये कुछ देर तक ही रोक सकते हैं, बाद में अगर ज़्यादा रोके रखें तो ये बेहोश हो सकते हैं। इसके अलावा जो इमोशंस एक्टिंग थ्रू द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन कैन अफेक्ट द रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो इमोशंस एक्ट कर रहे होते हैं लिम्बिक सिस्टम के थ्रू, या आगे हम पढ़ेंगे लिम्बिक सिस्टम भी, ये अफेक्ट कर सकते हैं रिस्पायरेटरी सेंटर को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको 14.2 टॉपिक और 14.1 क्लियर होगा। अगर इसमें कोई मसला या कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ में, आप पूछ सकते हैं। हम इस तरह अपना आगे भी सारा जारी रखेंगे, जितना है इसी तरह गो थ्रू करते रहेंगे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुश्किल होंगे वो बोर्ड पे कवर करेंगे। इस तरह टाइम क्योंकि कम लगता है, और अगर आपको अगर सही समझ आ रहा है तो आप कमेंट्स में रिस्पॉन्स करके बताएं कि क्या ये तरीका ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।